तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। यानी हमारे पास एक स्ट्रेट वायर होगी जिसमें करंट फ्लो हो रहा होगा और उस वायर से हमें प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पी पे निकालना होगा। और मैंने कल ही बताया था कि अगर आपको किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के से दूर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको बायोट सावर्ट लॉ का यूज करना पड़ेगा। यानी बायोट सावर्ट लॉ अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। पिछली वीडियो में इसको कराया गया है, अगर नहीं किया तो चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे कंप्लीट चैप्टर में आपको करा रहा हूँ, प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा वहां से। चलिए, तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट वायर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए वी आर क्रिएटिंग अ वायर। तो ये रहा अपना वो वायर इधर साइड बना लेते हैं। ये है वो वायर, इसकी लेंथ कुछ फाइनाइट लेंथ है इसकी, हमें नहीं पता पर कुछ ना कुछ इसकी लेंथ होगी, ठीक है ना। इस वायर का नाम दे देते हैं, मान लो ए बी। ये कोई एक वायर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वायर पे करंट की डायरेक्शन किधर है? तो देखो, करंट की डायरेक्शन इस वायर में ऊपर है, ऐसे, ठीक है ना। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपवर्ड। ये रहा इस वायर में करंट की डायरेक्शन, यानी करंट इस वायर में से ऊपर की ओर जा रही है। हमको क्या करना है, हमें इस वायर से किसी पी पॉइंट दूरी पे, मान लो ये वायर है, इससे किसी पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यानी ये जो पॉइंट है यहाँ पे पी पॉइंट, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एंटायर वायर ए बी एट द पॉइंट पी। समझ में आ गया? तो अगर हमें ऐसा करना होता है तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें इस वायर में एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसे हम करंट एलिमेंट कहते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। जो वायर का ही एक छोटा सा टुकड़ा भी होगा, जो मैंने बताया था। तो एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेते हैं, मान लो यही एक छोटा सा वायर का हमने टुकड़ा ले लिया, एलिमेंट ले लिया। अब जो हम ये एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला, इस एलिमेंट के मिड पॉइंट से, यानी टुकड़ा लिया आपने और इस टुकड़े की जो डायरेक्शन होगी, यानी जो आपने छोटा सा पार्ट लिया, डीएल लेंथ है इसकी लेंथ क्या है? डीएल। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? जिधर करंट की डायरेक्शन है। तो जो छोटा सा आपने एलिमेंट लिया इस वायर का, ये पूरी वायर में से एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है। अब क्योंकि करंट ऊपर है तो डीएल की डायरेक्शन भी कहाँ है? ऊपर है। अब इस एलिमेंट का बिल्कुल एक मिड पॉइंट पकड़ना है आपको। यू हैव टू टेक द मिड पॉइंट ऑफ दिस एलिमेंट। मान लो ये है वो मिड पॉइंट, और इसके मिड पॉइंट से, इस एलिमेंट के मिड पॉइंट से आपको पी पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि इस डीएल की पोजीशन इस पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें बताएगा, ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे कि ये जो छोटा सा एलिमेंट है वो पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। अब हम बताएंगे कि ये जो छोटा सा डीएल एलिमेंट है, ये पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मान लो डीएल और पॉइंट पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आर। पोजीशन वेक्टर आर ड्रॉ कर दिया, जो पोजीशन बता रहा है डीएल की विद रिस्पेक्ट टू पी। अब बायोट सावर्ट ने इसको आपको बहुत अच्छे से बताया था, मैंने कल भी आपको पढ़ाया था। मान लो ये एंगल जो इनके बीच में बन रहा है वो कितना है? तो ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो अगर ये छोटा सा एलिमेंट डीएल लिया है तो यहाँ पे छोटा सा ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कितना? डीबी। तो अब ये जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा डीबी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो उस डीबी का मैग्नीट्यूड हमें किसने बताया था? बायोट सावर्ट ने। तो क्या था इसका मैग्नीट्यूड? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो डीबी होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा बनेगा, वो कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही वो छोटा मैग्नेटिक फील्ड है जो एक एलिमेंट से पी पॉइंट पे बना। पर यार, क्या यहाँ पे कोई एक ही एलिमेंट है क्या वायर का? ऐसे तो वायर के बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। यानी अगर मैं नीचे से चलना शुरू करूं, बिल्कुल बॉटम से, तो ए पॉइंट से मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करूंगा और वो बी पॉइंट तक पता नहीं कितने सारे इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। इसका मतलब हमें छोटे 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 एलिमेंट्स निकालना होगा और फिर उन सभी इनफाइनाइट एलिमेंट से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पे फाइंड करना होगा। इसके लिए हमें वो सारे एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। सारे मतलब कि अब इनफाइनाइट एलिमेंट है तो सारे के सारे। तो जब भी हम इनफाइनाइट चीजों को ऐड करेंगे, देन वी विल यूज द इंटीग्रेशन मेथड। समझ में आ गया? ये बात क्लियर है? तो एक काम करते हैं, सबसे जो नीचे वाला एलिमेंट है, यहाँ पे भी तो कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा ए पॉइंट पे, तो उस एलिमेंट के बिल्कुल मिड पॉइंट से पी पॉइंट को कनेक्ट करो। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ए पे मौजूद एलिमेंट जो है वो पी पॉइंट पे जब जा रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर, तो वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ना।
अब जरा देखो ए वाला जो एलिमेंट है, ए पॉइंट पे जो छोटा सा एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ डीएल माना, वैसे यहाँ पे भी एक डीएल एलिमेंट होगा, वो भी पी पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। फिर ए के ऊपर एक और एलिमेंट होगा, वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे। पर मैं एक तो ए पॉइंट पे बनने वाला एक एलिमेंट ले लेता हूँ, और एक मैं यहाँ पे बी पॉइंट पे, तो सारे के सारे एलिमेंट ए से बी में कवर हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, बी से भी बी पॉइंट को मिला लेते हैं। समझ में आई ना बात मेरी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, ये जो डीएल एलिमेंट हमने कंसिडर किया था और ये पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट से डीएल एलिमेंट मान लो कितने एंगल नीचे है? फाई एंगल। मतलब कि अगर आप पी पॉइंट पे खड़े हो और यहाँ से अगर आप डीएल एलिमेंट को देख रहे हो, लेट से कि आप पी पॉइंट पे खड़े हैं और यहाँ से आप देख रहे हैं, तो आप देखोगे डीएल को, तो पी पॉइंट से कितना एंगल नीचे देखना पड़ेगा? वही एंगल क्या आपका? फाई एंगल है। समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये बात काफी इजी बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं तो एक और चीज यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो। देखो ये एंगल तो फाई है, लेकिन अगर आप पी पॉइंट में खड़े होके बी पॉइंट को देखोगे यहाँ पे, तो आपको कुछ एंगल ऊपर देखना पड़ेगा। तो वो एंगल मैंने मान लिया वो है फाई टू। कितना है? फाई टू। कलर उसका बदल देते हैं, मुझे लग रहा है बहुत लोगों को देखने में प्रॉब्लम होगा। एक काम करते हैं, इस कलर से देखो। अगर मैं पी पॉइंट पे खड़ा हूं और मैं नीचे देख रहा हूं, आई एम लुकिंग एट द पॉइंट ए डाउनवर्ड्स, तो अगर यहां से देखूंगा तो सेंटर पे खड़ा हूं, तो यहां से लेके यहां तक का एक एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। मान लिया ये एंगल है फाई वन। क्या है ये? फाई वन। तो आप ऑरेंज वाली लाइन पे खड़े हो और आप नीचे देख रहे हो, तो वायर का जो लास्ट एलिमेंट आपको दिखेगा, उसको देखने के लिए आपको कुछ एंगल गर्दन नीचे करनी पड़ेगी। तो वो कितना एंगल है? मान लो फाई वन। और ऐसे आप आखिरी एलिमेंट को देखोगे, बी वाले को, तो आप ऊपर की ओर देखोगे, तो मान लो ऑरेंज वाली लाइन से आप कितना ऊपर एंगल देख रहे हो? फाई टू। क्या कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए? कोई प्रॉब्लम? अच्छा एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है इस वायर के, तो ये एंगल भी कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब बस हम क्या करेंगे, सारे के सारे एलिमेंट जोड़ेंगे ए से लेके बी तक, और लिमिट क्या लगाएंगे? फाई वन से लेके फाई टू तक। और एक चीज याद रखना, लिमिट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सारे के सारे एंगल फाई वन से लेके फाई टू के बीच, सारे के सारे एलिमेंट फाई वन से लेके फाई टू के बीच में आ जाएंगे। अगर आप फाई वन से देखो, अगर आप यहाँ खड़े और नीचे देखते हो, तो सबसे आखिरी एलिमेंट कहाँ आएगा? ए में। और जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो सारे के सारे एलिमेंट कवर होते जाएंगे, और आखिरी एलिमेंट कहाँ मिलेगा आपको? फाई टू में। यानी ये लिमिट्स लगा के आप बता दोगे कि हमें कहाँ से लेके एलिमेंट को जोड़ना शुरू करना है और कहाँ तक उन्हें ऐड करना है। मेरी बात क्लियर हो गई? सभी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है? आप ये भी सोचो, जब आपने P पॉइंट से इस DL को देखा था, ध्यान से सुनना, जब P पॉइंट से इस DL एलिमेंट को देखा था, तो उस समय वेक्टर क्या बन रहा था? R वेक्टर। पर अब P पॉइंट से अगर A एलिमेंट को देखोगे, तो बेटा अब R की डिस्टेंस अलग आएगी। समझ में आई बात? देखो एक बार, ये जो R वेक्टर आया था, इधर पे बना लेते हैं, या इसको हटा के मैं शॉर्ट छोटा लिख देता हूँ, एक सेकंड रुको। देखो यहाँ पे तो आर वेक्टर था ना, ये आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर है, जो किसकी पोजीशन बता रहा है बच्चों? तो आप बोलोगे पी पॉइंट की पोजीशन इस डीएल एलिमेंट से आर से बता रहे हैं। लेकिन अब देखो, अगर पी पॉइंट से ए को देखोगे, तो ये जो ब्लू वाली लेंथ है तो बड़ी हो गई ना, यानी आर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो एंगल थीटा था ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये सारे एंगल जुड़ते 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 जाएंगे, हर बार आर भी अलग होता जाएगा, थीटा भी अलग होता जाएगा। तो एक काम करते हैं, अब हमें इन्हें जोड़ना है, तो वी विल इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करेंगे डीबी का। तो इंटीग्रेशन करना अब शुरू करते हैं लिमिट लगा के। एक चीज याद रखना, आप पी पॉइंट पे हो, तो जब आप पी पॉइंट से ऊपर देख रहे हो, तो अगर आप फाई टू को पॉजिटिव ले रहे हो, तो फाई वन को नेगेटिव लेना, क्योंकि नेगेटिव साइन बताएगा कि आप फाई टू के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर फाई टू पॉजिटिव ले रहे हो तो फाई वन को नेगेटिव लेना, और अगर फाई टू को नेगेटिव लेना चाहते हो तो फिर फाई वन को पॉजिटिव ले लेना। नेगेटिव साइन बस ये बता रहा है कि आपका एंगल अपोजिट डायरेक्शन में है। इससे क्या पता चल रहा है? द एंगल फाई वन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगल फाई टू। तो दोनों में से किसी एक को भी नेगेटिव ले लेना, वो बस नेगेटिव साइन बता रहा है कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो डीबी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो बी हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, लिमिट क्या है बेटा? लोअर लिमिट माइनस फाई वन टू फाई टू। किसी को कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा यहाँ पे लिख दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ गया? एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है कि देखो, लिमिट तो आपकी फाई के टर्म्स में है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके लिमिट्स तो माइनस फाई वन फाई के टर्म्स में है, पर इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आ रहा है?
थीटा का, है ना। तो ये जो पूरा फंक्शन है ना बेटा, इस पूरे फंक्शन को हम फाई के टर्म्स में बदलेंगे, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो हम बाकी चीजों को देखते हैं कैसे कैसे बदली जाएंगी। जब ये सारी चीजें फाई और करंट भी कांस्टेंट है, तो बाकी चीजें जो फाई के टर्म्स में बदल सकती हैं वो डीएल है, आर है, आर स्क्वायर है और साइन थीटा है। तो एक एक करके हम इनको बदलेंगे फाई की टर्म्स में। समझ में आ गया? चलिए करके देखते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, मान लो ये सेंटर है, ये पॉइंट सी मान लेते हैं, ये सेंटर है। इस सेंटर से जो डीएल एलिमेंट है, इसकी जो दूरी है, ये जो डीएल एलिमेंट लिया था ना, इसके सेंटर तक की जो दूरी है उसको मान लेते हैं एल। क्या मान लेते हैं? एल मान लेते हैं, स्मॉल एल। ठीक है ना। अब देखो आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है सी पी, और ये डीएल का जो सेंटर है, मान लो ये कोई पॉइंट है ई मान लो, या छोड़ दो इसको, कोई पॉइंट लेने की जरूरत है नहीं। बस आप ये ट्राइंगल देखो, ये दिख रहा है ना ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ। ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये वाला। इस ट्राइंगल में एक एंगल थीटा है, एक एंगल फाई है और एक 90 है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से आपको पता है कि अगर ट्राइंगल का एक एंगल 90 है तो बचे हुए जो दो एंगल है उनका सम भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि टोटल तीनों एंगल का सम 180 है। फाई प्लस थीटा प्लस 90 इक्वल्स टू 180। तो आपको पता है अगर तीनों का सम 180 है तो एक 90 तो हो चुका है, तो बचे हुए दोनों का सम क्या होगा फिर? वो भी 90 होगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, मैं लिख देता हूं, हमें पता है कि जो फाई एंगल है प्लस जो थीटा है उनका सम 90 ही होगा। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 है तो बचे दोनों एंगल का सम भी 90 होगा। यहां से अगर थीटा निकालने चले तो थीटा क्या आ जाएगा बेटा? तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री माइनस फाइव। कोई प्रॉब्लम? एक काम करो, दोनों तरफ साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहां भी साइन से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां भी साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे देखो, अब ये जो साइन थीटा है ना, रिप्लेस हो जाएगा फाई के टर्म्स में, साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे देखो साइन 90 डिग्री माइनस फाइव, साइन 90 माइनस फाइव कॉस फाइव। याद रखना साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस फाइव है, तो साइन 90 माइनस फाइव क्या हो जाएगा? कॉस फाइव। यानी हमारे जो अभी फंक्शन था उसमें जो साइन थीटा था, यानी ये जो साइन थीटा है, इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ बच्चों? तो ये जो साइन थीटा है मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा किससे? कॉस फाइव से। तो फाइव में कन्वर्ट हो गया, सॉल्व करना पॉसिबल है। इसके अलावा बेटा आप ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल बन रहा है जो ये, आपको क्या चाहिए? डीएल, जबकि यहाँ पे तो फाई है, तो आपको डीएल को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डी फाई में। यू हैव टू कन्वर्ट दैट डीएल इनटू डी फाई। तो डीएल को कन्वर्ट करना है तो एल ले लो। देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इसमें ये लेंथ है और ये जो सी से पी तक की डिस्टेंस है इसको भी नाम दे देते हैं। मान लो स्मॉल ए नाम दे देते हैं इसको। सी से लेके जो पी पॉइंट की डिस्टेंस है उसको नाम दे दिया मैंने ए। तो देखो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो ये तो लेंथ हो गई एल इस ट्राइंगल की, और ये भी आपका क्या हो गया? व्हाट इज दिस? ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना, एल तो परपेंडिकुलर हो गया। और अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस। आपको ये चीज पता ही होगी, किसी भी ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो जो बच गया वो क्या होगा? बेस। तो यानी अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले लूं, यानी एल और ए का रेशियो ले लूं, तो ये क्या होता है बेटा? टेन थीटा, टेन फाई। यानी कि अगर मैं यहाँ से टेन फाई निकालूं, देखते चलना, तो टेन फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? एल, और बेस कितना है बेटा? ए। तो टेन फाई कितना आ जाएगा? एल अपॉन ए। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो अगर यहाँ से एल निकालें तो एल कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से? तो ये हो जाएगा ए टेन फाई। कोई भी किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया ना? हमने क्या किया? टेन फाई निकाल दिया। क्यों निकाल रहे हैं? ताकि हम एल से डीएल बनाए। ठीक है, अभी समझ में आएगा आपको। तो परपेंडिकुलर हो गया एल, और ये वाला जो है बेस, ये क्या हो गया बेटा? ए। तो यहाँ से आ गया एल इक्वल्स टू ए टेन फाई। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो। तो जैसे आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा? फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? डी बाई डी फाई ऑफ एल, डी बाई डी फाइव। 2 मिनट लगेगा, बस बैठिए। इसको बस बंद कर दो, चलो 5 मिनट चाहिए मुझे बस। आज जल्दी आ गए? कितना हो रहा है टाइम? 5 मिनट ले लो। तो अब देखो फाई के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डीएल बाई डी फाई इक्वल्स टू
तो आप बोलोगे सर d/d5 ऑफ a tan phi, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इधर साइड रख देता हूँ ताकि मैं आगे का काम कर पाऊँ यहाँ पे। तो आप देखो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखो dl/d5 तो ऐसे रहेगा। अच्छा d5 को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे dl तो dl है, ठीक है ना, dl है, और अगर यहाँ से देखें तो a कांस्टेंट है बाहर, 10 का डिफरेंशिएशन करोगे तो sec स्क्वायर फाई, और d5 यहाँ डिवाइड में तो यहाँ के मल्टीप्लाई। तो देखो dl क्या आ गया आपका a sec स्क्वायर फाई d5, यानी अब जब हम dl को यूज करेंगे तो वी विल कन्वर्ट इट एंड राइट इट एज a sec स्क्वायर फाई d5। अब बस r बचा है, r को भी कन्वर्ट कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो r को r स्क्वायर है, हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 मिनट लगेगा, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। r को कन्वर्ट करना है तो देखो r है हाइपोटेनस, अगर आप ध्यान से देखो ये 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, और थीटा के सामने अगर परपेंडिकुलर है तो जो बच गया वो क्या होगा, बेस। तो यहाँ पे cos फाई लगा दो, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर यहाँ से cos फाई निकालें तो cos फाई कितना हो जाएगा, व्हाट इज योर बेस, a, और हाइपोटेनस है r। तो अब यहाँ से हमें r भी मिल जाएगा, r की वैल्यू क्या होगी, a अपॉन cos फाई। तो यहाँ से अगर r निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a 1 अपॉन cos क्या होता है, sec फाई, ठीक है। तो b रहेगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 से फाई 2। अब आप देखो जो कॉमन है, जो कांस्टेंट है ना, उन्हें बाहर ले लेते हैं या बाद में लेते हैं, चलो पहले लिख ही लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ dl। तो देखो अभी अभी हमने निकाला था, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको मैं इसको। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो dl की वैल्यू कितनी आई थी, a sec स्क्वायर फाई d5, तो इसको हम यहाँ रख लेंगे। dl की जगह क्या आएगा बेटा, तो dl की जगह आएगा a sec स्क्वायर फाई d5, ये तो किसकी वैल्यू आ गई, dl की, है ना। इसके अलावा साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, आपने अभी अभी निकाला था, हमारे साथ ही हमने साथ में निकाला था, देखो ये देखो साइन थीटा कितना आया था, साइन थीटा इक्वल्स टू cos फाई। तो साइन थीटा जहां है वहां पे हम क्या लिख लेंगे, cos फाई। देखो साइन थीटा है, उसकी जगह क्या लिख देंगे हम, cos फाई, अपॉन में r तो अभी अभी निकाला ही आपने, देखो इसको जूम कर देता हूँ, r क्या है, a sec फाई, तो r की वैल्यू ये है a sec फाई, उसको भी रख लेते हैं। और यहाँ r स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई, क्योंकि देखो r की वैल्यू है ना a sec फाई, r स्क्वायर की क्या होगी, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो जो जो कट रहा है उसे काट देते हैं, जैसे sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई कट गया, एक ऐसे एक एक कट जाएगा यहाँ पे, है ना, और तो कुछ बचा नहीं। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई तो कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो इन्हें बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से जो अपना बी आएगा, यहाँ से जो हमें बी का वैल्यू मिलेगा वो कितना होगा, बी इक्वल्स टू, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और ए, ये तो है कांस्टेंट, तो इनको तो बाहर कर लिया, म्यू नॉट आई 4 पाई और ये ए, ये तो कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा, तो माइनस फाई 1 से फाई 2, और अंदर क्या बचा, cos फाई डी फाई, अंदर बचा cos फाई डी फाई। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब देखो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे cos फाई का तो वो आएगा sin फाई, इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई इज sin फाई, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो b कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई इज sin फाई, एंड फिर लिमिट पुट करो माइनस फाई 1 से फाई 2। तो अब वैल्यू रखते हैं, चलो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आने वाला है आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, अपर लिमिट है आपका फाई 2, तो ये होगा साइन फाई 2, माइनस लोअर लिमिट क्या आपका साइन माइनस फाई 1। अब बेटा एक चीज याद रखना, देखो साइन ऑफ माइनस थीटा हमेशा माइनस साइन थीटा होता है, देखो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इसका मतलब साइन ऑफ माइनस फाई 1 क्या होगा, माइनस साइन फाई 1। अब माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पहले से माइनस है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहीं पे सही कर देता हूँ, ये माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा, और जब माइनस बाहर आएगा तो पहले से एक माइनस बाहर है यहाँ पे, तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। समझ में आया ना माइनस प्लस क्यों हुआ,
क्योंकि साइन ऑफ -5 माइनस साइन 5 रहता है और पहले से माइनस साइन था तो वो फिर प्लस में कन्वर्ट हो गया। जिसको समझ नहीं आ रहा वो ऐसे देख लो कि देखो साइन ऑफ -5 है, तो जब साइन ऑफ -5 लिखेंगे ना, इसको 5 मान लो, तो साइन ऑफ -5 क्या होगा, माइनस साइन 5, यानी इस साइन -5 को हम माइनस साइन 5 लिखेंगे, लेकिन पहले से बाहर माइनस है, जिस वजह से आंसर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये आपका जो है फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। समझ आई बात? तो एक काम करो, इस माइनस को यहां से हटा के, इस माइनस को यहां से हटा देते हैं, और ये माइनस से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर जो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वायर से उसके एक्सिस पे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो ये होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन 5 प्लस 5 बोल दो या साइन 5 प्लस 5 बोल दो, क्या ही फर्क पड़ता है। अब ये जो वायर है ना, ये इनफाइनाइट लेंथ की है, तो ऊपर से भी ये वायर कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, और नीचे से भी कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, मतलब बहुत बड़ी वायर है। तो इसकी लेंथ मान लो इन्फिनिटी, तो ऊपर से भी इनफाइनाइट और नीचे से भी इनफाइनाइट। कोई प्रॉब्लम? अब आपको इसके किसी एक्सिस पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वहां पे कोई पॉइंट है P जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये P पॉइंट। अब आपको पता है कि हम क्या करते थे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते थे, लेकिन ये लाइन कहाँ जाके मिलेगी, ये तो पॉइंट ऊपर इन्फिनिटी, तो लाइन ऐसे ऐसे जाती रहेगी, तो ये लाइन कहाँ तक जाएगी, ऊपर वाला जो एंगल होगा कितना होगा, जो आपने φ2 लिया था वो एंगल कितना हो जाएगा, बताओ बच्चों। ये एंगल तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ये लाइन खत्म ही नहीं हो रही है। तो मैक्सिमम कितना होगा ये एंगल, तो आप बोलोगे सर ये मैक्सिमम एंगल 90 हो जाएगा, क्योंकि अगर 90 से ज्यादा एंगल करोगे तो फिर सामने रखी हुई वायर आपको दिखना बंद हो जाएगी ना। मान लो आप यहां से देख रहे हो वायर को, तो आप अपनी आंख को मैक्सिमम कितने एंगल घुमाओगे कि आपको वायर दिखे, तो वायर तो ऊपर तक जाती रह रही है, तो आपकी आंखें मैक्सिमम 90 डिग्री जाएंगी, उसके आगे करोगे तो फिर पीछे देखने लगोगे आप, तो वायर दिखना बंद हो जाएगी। तो ऊपर वाला एंगल इन्फिनिटी वायर के लिए क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है, ये जो आपका पहले φ2 हुआ करता था, ये जो एंगल पहले आपका φ2 हुआ करता था, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब, 90 डिग्री। और सेम नीचे के लिए भी, अगर आप यहाँ से भी नीचे जाना चाहोगे तो ऐसे ही आपको जाते ही रहना पड़ेगा नीचे। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो जो आपका φ1 हुआ करता था वो कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। अब बस जो आपने अभी 2 मिनट पहले फॉर्मूला डिराइव करा था, ये वाला म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई है साइन φ1 प्लस साइन φ2, इसमें φ1 और φ2 की वैल्यू रख दो। तो देखो जैसे हम वैल्यू रखेंगे तो आपको पता है नॉर्मल फॉर्मूला तो क्या था, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन φ1 प्लस φ2। अब देखो साइन φ1 कितना है, तो 90 डिग्री, और φ2 भी कितना है, 90 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, 1 प्लस 1 2, तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर B इक्वल्स टू साइन 90 प्लस साइन 90 तो 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। अब देखो 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, तो कितना आ गया मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से एक P पॉइंट पे, तो ये आ गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। समझ में आ गया ना? तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एट एनी पॉइंट P। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? एक और केस बनेगा इसका, जिसको भी मैं आपको करा देता हूं अलग से, ताकि फिर आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाओ अपने कंसेप्ट को लेके। ठीक है, मान लो अब इस केस में क्या हो रहा है, जैसे ये वायर है, ध्यान से सुनना, ये आपका वायर है। अब वो जो P पॉइंट है ना, वो जहां पे वायर एंड हो रहा है बस उसके सामने है P पॉइंट, जहां पे वायर खत्म हो रही है ना बस उसी के सामने है ये P पॉइंट, तो यानी P पॉइंट होगा आपका वायर का एंड पॉइंट पे, ऐसे। समझ आया? तो यहाँ पे है अब वो P पॉइंट, क्लियर है? अब आप यहाँ से देखना शुरू करो। अब जब यहाँ से देखोगे तो आपको अगर वायर का बॉटम देखना है तो एंगल कितना बन रहा है, तो φ1 हो गया 0। क्यों? आप P पॉइंट पे हो, आप देख भी बॉटम पे रहे हो, तो एंगल तो 0 बन रहा है। पर अगर आप ऊपर देखोगे तो मैं कह रहा हूं ये वायर है इन्फिनिटी, तो ऊपर से तो ये वायर और लंबी होगी ना, और खत्म ही नहीं हो रही होगी, तो ऊपर तक मैक्सिमम एंगल कितना आएगा, जितना यहाँ रहा था 90 डिग्री। अब अगर इस सामने देख रहे हो तब तो 0, लेकिन ऊपर देख रहे हो तो एंगल बढ़ता जा रहा है, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि 90 के बाद तो फिर सामने नहीं देखोगे ना, फिर तो आप पीछे देखने लगोगे, फिर तो वायर दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वायर जहां तक जाती रहेगी वहीं तक ये पॉइंट भी जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला एंगल है आपका, जो φ2 बनेगा,
ये phi2 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा, तो आप बोलोगे 90 डिग्री। अब जरा वैल्यू रखो जर्नल फॉर्मूले में, तो जर्नल फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रखेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो इसी फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जनरल फॉर्मूला यहाँ से बना ले, जनरल फॉर्मूले से यहाँ से वो फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो देखो ये था ना फॉर्मूला, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दिस वाज योर फॉर्मूला, क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। अब पहला एंगल साइन φ1 कितना है, तो आप बोलोगे φ1 तो 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, साइन 0 डिग्री, ये होगा साइन 0, और साइन 0 पे होता है 0, तो ये तो रहा ही नहीं कुछ, लेकिन साइन 91 होता है, तो फाइनल फॉर्मूला कितना बच गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa, क्योंकि अगर साइन 91 है 1 इंटू समथिंग, तो आंसर वही आएगा। तो ये रहा आपका वो फॉर्मूला, जब पॉइंट भी इस जगह पे बिल्कुल बॉटम के सामने है, लेकिन जब पॉइंट भी बीच में है और ऊपर और नीचे वायर इनफाइनाइट लंबा है, तो फॉर्मूला यूज करोगे म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। तो यही था एक्सप्रेशन आज का, यही इंपॉर्टेंट क्लास का टॉपिक था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर मेरे वीडियो सच में पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो ये कंटेंट उस तक पहुंच जाएगा जिसको इसकी वाकई में जरूरत है।